फ्रॉड एंड द फ्रॉड रिस्क मॉडल, फ्रॉड ट्रायंगल, हाईली एग्जामिनेबल टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे जी फ्रॉड दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, जिसको हम फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, और सेकंड फ्रॉड है आपकी कंपनी के एसेट्स का मिस अप्रोप्रिएट होना। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये फ्रॉड सीनियर मैनेजमेंट कमिट करती है, कमिटेड बाय द मैनेजमेंट, और ये वो डोमेन है जहां एक्सटर्नल ऑडिटर्स, सीपीएस एंड एसीसीएस एंड द रेगुलेटरी बॉडीज, उनका कंसर्न है। They are the one who would see if there is any financial statement fraud, and they are the one who would report it if anything goes wrong or take some investigative steps. On the other side, जो second type of जो fraud है, misappropriation of assets, ये ऐसा fraud जो कंपनी के employees commit करते हैं, committed by employees and results in the form of some theft, या कोई चोरी चकारी, कंपनी के assets आप अपने जाती यूज के इस्तेमाल कर लें, या कंपनी के इन्हें जो फंड को स्पेसिफिक पर्पस के लिए किए थे आप उसको यूज कर लें विद दिस प्रॉमिस दैट दे विल रीपे और रेस्टिट्यूट, उसको हम बोलते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। देखिए, जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है, ये हो क्यों पाई? एम्प्लॉइज शुड नॉट बी एबल टू मिसअप्रोप्रिएट कंपनी एसेट्स। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए जो इस मसले को होने ही ना दे। थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, रेगुलर रिकंसिलिएशन करें, सडन कैश काउंट करें, पता लग जाएगा, रिकंसिलिएशन वगैरह से, रेगुलर चेक से, कैमरा लगाएं, ठीक है, एम्प्लॉइज पे सुपरविजन रखें। सो दिस इज समथिंग दैट इज मैनेजेबल। इस चीज को हम मिटिगेट कर सकते हैं एक अच्छे सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। अगर आपका एक सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेड है तो एटलीस्ट ये जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हैं इसको हम इफेक्टिवली डिस्कवर कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल। फ्रॉड ट्रायंगल के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब फ्रॉड होता है तो कोई ना कोई फ्रॉड की मोटिवेशन है, कोई इंपीटस है जो आपको फ्रॉड करने के लिए पुश करता है। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है वीकर इंटरनल कंट्रोल्स की फॉर्म में, और फिर जब आप फ्रॉड कमिट कर लेते हैं तो आपके पास उसको करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन भी है। मोटिवेशन है पुश जो आपको फ्रॉड करवाता है। अपॉर्चुनिटी एक मौका, सिस्टम वीक है, कोई चेक नहीं करता, रिकंसिलिएशन नहीं बनती, फ्रॉड मारो। और थर्ड जस्टिफिकेशन की जो आपने काम किया उसको रैशनलाइज कर देंगे, यार ये जो मैंने किया सारे ऐसे कर रहे हैं तो कौन सी नई बात आ गई। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड हम उनको बोलते हैं। आइए इनको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। पहला, मौका मिलेगा तो हर कोई लूटेगा। हर चोरी करने वाले के पास कोई ना कोई रैशनलाइजेशन या जस्टिफिकेशन होती है, और हर चोरी करने वाले के ऊपर कोई ना कोई मोटिवेशन या प्रेशर होता है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड है। अब इन तीनों में से अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, नन ऑफ द अबव इज प्रेजेंट, तो आप कतन ये ना समझें कि फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड फिर भी हो सकता है। मे बी देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, सारे एम्प्लॉइज वेल पेड हैं, किसी को कोई रैशनलाइजेशन भी नहीं है, फ्रॉड करने का कोई प्रेशर भी नहीं है। तो हम इस तमाम के ना होने के बावजूद भी हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि फ्रॉड हुआ ही नहीं। फ्रॉड स्टिल हो सकता है। तो अभी जो पीछे देखा बुक में ट्रायंगल दी हुई है, लेकिन जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट अप्रोच है वो इस सर्कल्स की फॉर्म में ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉड के, इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलिज्म या रैशनलाइजेशन। आइए इनको बारी बारी समझते हैं। देखिए, या चले पहले इस फिगर को समझ लें, फिर इंडिविजुअल्स को बाद में डिस्कस करते हैं। जब फ्रॉड होने की अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल हो, क्योंकि सिस्टम वीक है, नोबडी रियली चेक्स, और आपको पैसे की जरूरत भी हो, व्हेन दीज टू थिंग्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, तो फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एम लिख दिया मैंने, दैट इज मीडियम चांस ऑफ फ्रॉड अकर करेगा। ठीक है, इसको अब करते हैं। ऑलराइट, अगर खाली अपॉर्चुनिटी है तो फ्रॉड अकर होने की प्रोबेबिलिटी लो है, नोबडी रियली चेक्स। अगर खाली प्रेशर है, अपॉर्चुनिटी और रैशनलिज्म एब्सेंट है, तो उसमें भी फ्रॉड अकर होने की प्रोबेबिलिटी लो है। ठीक है, आई नीड टू हिट माई मंथली टारगेट्स, ये प्रेशर है आपका, जस्ट यही है, तो भी फ्रॉड होने के चांस कम है, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा, ना ही कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास। और अगर जस्ट रैशनलिज्म है कि कोई देख नहीं रहा, हर कोई ऐसा करता है तो लेट्स डू इट, एवरीवन इज डूइंग इट तो मैं भी करूंगा, तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फ्रॉड लो होगी।
अब होगा ये कि अगर जहां प्रेशर और रैशनलिज्म मिलेंगे तो फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी मीडियम हो जाएगी। जहां रैशनलिज्म और अपॉर्चुनिटी दोनों प्रेजेंट हो एक ही वक्त में, प्रेशर ना हो, वहां भी फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी मीडियम, और जहां प्रेशर और अपॉर्चुनिटी हो वहां भी मीडियम। लेकिन जहां पे प्रेशर भी है, आपके पास जस्टिफिकेशन भी है, आपके पास opportunity भी है, in this case all these concentric circles meet here. In this case the probability of occurrence of the fraud is the highest. सबसे ज्यादा चांस तब होगा जब ये तीनों फैक्टर्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जनाब आपकी फ्रॉड ट्रायंगल कह लें, बेसिकली ट्रायंगल है लेकिन ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ज्यादा मीनिंगफुली समझ आती है हमें। ओके, ऑलराइट, सो कह रहे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मे बी प्रेजेंट और बट दे समटाइम्स माइट बी हिडन फ्रॉम अकाउंटेंट्स पर्सपेक्टिव। तो आइए इनको बारी बारी देखते हैं कि जो पढ़ तो लिया, मौका, प्रेशर है, जस्टिफिकेशन है, ये मौका है क्या। आइए लेट्स सी व्हाट इज मौका। मौका, हियर वी गो। मौका मिलेगा तो हर कोई लूटेगा, दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ योर फ्रॉड ट्रायंगल। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि एक बंदा फ्रॉड करके, अ पर्सन इज एबल टू परपेट्रेट अ फ्रॉड एंड स्टिल एबल टू कंसील इट, उसको छुपा सकता है। जैसा कि आपकी कंपनी में रिकंसिलिएशन बनती 6 महीने बाद, इमेजिन 6 मंथ बाद रिकंसिलिएशन बनती है, एक बंदा आराम से फ्रॉड करके उसको छुपाने में कामयाब हो जाएगा, 6 महीने बाद पता लगेगा। या लेट्स से वो बंदा खुद कैश हैंडल कर रहा है, खुद ही कैश बुक मेंटेन करता है, खुद ही बीआरएस बना रहा है, अब वो इस काबिल है कि एक फ्रॉड को कमिट करके छुपा सके, इस चीज को तीनों जगह कहीं ना आने दे। ये क्लियरली एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस है। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी, अगर आपका ओवरसाइट का सिस्टम वीक है, एब्सेंस ऑफ ओवरसाइट है, इंटरनल कंट्रोल्स आपके वीक हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, और अगर चेक एंड बैलेंस है भी तो उन पे इन्फोर्समेंट ठीक नहीं हो रही। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज एन इंसेंटिव, और कह लें कि आपको मौका प्रोवाइड कर दिया फ्रॉडस्टर को, फ्रॉड करें। और गालिबन इन तीनों में, जो तीनों हमने पढ़े हैं, प्रेशर, इंसेंटिव एंड रैशनलिज्म, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलिज्म, इन तीनों में से ये अकेला फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, which can be controlled. This is the only characteristic of fraud that can be controlled by management or authorization. कैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, पावरफुल कंट्रोल्स लगा दे तो मौके को उड़ा सकते हैं हम, चेक एंड बैलेंस लगा दें, रिकंसिलिएशन लगा दें, इंटरनल ऑडिट फंक्शन लगा दें, तो ये चीज को काबू कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इज ओनली फैक्टर इन फ्रॉड दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। बाकी जो दो चीजें हम नहीं कर पाएंगे उसकी वजह हम समझेंगे कि रैशनलिज्म और जिसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं, या प्रेशर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आइए देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या है। रैशनलाइजेशन है कि जब आप फ्रॉड करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है, मैंने फ्रॉड किया, ये वजह थी, कोई ना कोई आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होगी जो आपके पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक होगी। हर बंदे का पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स भी होता है जिसको बोलते हैं वर्चू। ठीक है, वर्चूस, हर बंदे के अपने वर्चू के मुताबिक कोई ना कोई उसका जस्टिफिकेशन होगी। ठीक है, हर बंदा डिफरेंट है। सो वो ये कह रहा है कि इंटेग्रिटी जो है, क्या गलत क्या ठीक, ये हर बंदे से पे चेंज करती है। हर कोई जो फ्रॉड करता है वो अपने अपने फ्रॉड को जस्टिफाई कर सकता है। तो आइए कुछ जस्टिफिकेशंस देखते हैं, वेरियस रैशनलाइजेशंस की लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं। ले जी, मैं पूरी एक दफा ले, फिर मैं हाईलाइट करूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड इट फुली। भाई बहुत काम ले रहे हैं मेरे से, पैसे थोड़ी दे रहे हैं, फ्रॉड किया मैंने, क्या बुरा किया, हर कोई कर रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग, मैंने किया तो क्या किया। भाई सीएफओ कंपनी का, तो 2-3 हजार रियाल में स्पेंड नहीं कर सकता, रैंक है जी, मेरे प्रिविलेज है, सेल्स मैनेजर $10,000 का खाना खिला सकता हूँ क्लाइंट्स को। ठीक है, खाया आप चाहे फैमिली ने हो, लो सेल्फ स्टीम है, बदला लेना है, रिवेंज है। ठीक है, ये 10,000 रियाल मैंने खर्चा है लोन के लिए, पैसे सैलरी आएगी वापस कर दूंगा, तो ये जस्टिफिकेशन की, यार ये चलें कंपनी का कैश था मैंने यूज कर लिया, सैलरी आके दे दूंगा, ये सब जस्टिफिकेशन है। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है मेरी, इतना कमा रही है, तो अगर थोड़ा मैंने खा लिया तो किसी का क्या नुकसान हुआ। तो ये सारी की सारी जस्टिफिकेशंस हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते कि ये आपके दिमाग में, इट इज इनसाइड योर ब्रेन, योर ओन पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। आई डोंट नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए इसको असेस करना बड़ा मुश्किल है। एंड दैट इज द रीजन उसने नीचे लाइन दी है, उसने कहा रैशनलाइजेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टरिस्टिक टू ऑपरेट। इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, हर बंदे ने एक अपना यूनिक पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स रखा है, उसको हम कैसे पकड़ें।
तो अपॉर्चुनिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वी विल नेवर नो कि एक बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या ठीक क्या गलत समझता है। अब आ जाते हैं जनाब आपके जो थर्ड फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड है कि हम फ्रॉड जब करते हैं तो उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है, वो कोई ना कोई रीजन है, अ पर्सन रीजन और नीड फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड। हम फ्रॉड करते हैं क्यों करते हैं? रैशनलाइजेशन होता है फ्रॉड करके जस्टिफाई करना कि यार ये वजह थी। कर क्यों रहे हो, करने की वजह बताते हैं, प्रेशर या मोटिव क्या है। तो आइए इसको पूरी स्क्रीन पे लाकर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहते हैं जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है, मे बी नॉट नेसेसरी ऑलवेज मनी, इज्जत मिलनी है, कोई एडमिरेशन मिलनी है, तब भी आप कंपनी के, लेट्स से इफ आई एम द सीईओ, तो मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करवा के नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया, तो उससे मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट तो ना हो लेकिन इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मे बी पैसा भी हो सकता है और जस्ट नॉन मॉनेटरी एडवांटेज भी हो सकता है, या मे भी कोई बैंक के साथ डेट कॉवेनेंट है, या कोई बजट टारगेट मीट करना है, या कोई और फाइनेंशियल गोल है, कोई टारगेट है जो अचीव करना है आपने, या मे भी जिस कंपनी को आप रन कर रहे हो वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट ने कुछ अर्निंग एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं आपके साथ, आप उन अर्निंग टारगेट्स को बीट करना चाह रहे हो नंबर्स के मैनिपुलेट करके। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो है ना लिस्टेड कंपनीज के, लार्ज पब्लिक कंपनीज, उनको अपनी अर्निंग टारगेट्स को बीट या उनको अचीव करना होता है, बाद दफा यही उनके लिए बड़ा टारगेट बन जाता है। ठीक है, सो ये 3 फीचर्स थे जो हमें बड़े क्लियरली पता होने चाहिए गिवन सिनारियो में से, हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉड के लिए। अब उसने आपको एक लिस्ट दी है रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस जो आपको इंडिकेट करेंगे पोटेंशियल फ्रॉड एग्जिस्ट कर सकता है। बारी बारी हम ये रेड फ्लैग्स देखेंगे, पहले हम देखेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में, और फिर हम देखेंगे इसको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। कुछ रेड फ्लैग्स जरूरी नहीं कि ये लाजमी कोई इंडिकेशन दे रहे हैं आपको फ्रॉड की, लेकिन ये आपके लिए वार्निंग साइंस है कि अगर ऐसा है तो भाई बी केयरफुल, गड़बड़ है। तो आइए देखते हैं कुछ रेड फ्लैग्स, क्विकली गो थ्रू करते हैं इसको, लेकिन हाईलाइट कर देता हूं उसको मैं। ये कुछ रेड फ्लैग्स दिए कि अगर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रही है तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, आपने ढेर सारा कैश हाथ में रखा हुआ है, वाई? कैश को बैंक में होना चाहिए। आपके बजट के वेरिएंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल यूज हुआ, एडवर्स मटेरियल यूजेज वेरिएंस, भाई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस आ रहे हैं, कोई ना कोई तो बताए क्या हुआ। या बहुत बड़ा आपने राइट ऑफ किया रिसीवेबल्स को, क्या जस्टिफिकेशन थी, किसने ऑथोराइज किया? अनयूजुअल राइट ऑफ था क्योंकि नॉर्मल एसओपी फॉलो नहीं की गई। क्यों? कुछ एम्प्लॉइज हैं कभी नजर नहीं आए, वो ना छुट्टी पे नहीं जा रहे कभी, फेलियर सर्टेन एम्प्लॉइज टू टेक वेकेशंस, कुछ एम्प्लॉय वेकेशन ही नहीं ले रहे, मे बी दे आर हाइडिंग समथिंग। कुछ रिसीवेबल्स हैं उनकी ड्यू डेट गुजर चुकी है, 2 साल से उनको कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, वाई? फेक सेल्स होंगी गालिबन। डिलीवरीज में शॉर्टेजेस हैं, रिसीव गुड शॉर्ट है, कहां जा रहा है माल, सुपरविजन पुअर है। ये रेड फ्लैग्स हैं, जरूरी नहीं कि फ्रॉड ही हो, लेकिन एक इंडिकेशन है गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा अपनी जरूरत से ज्यादा, क्यों? इंप्लॉइज जो पेरोल पे तो हैं लेकिन कभी वो बेनिफिट्स लेने, हेल्थ सर्विस लेने नहीं आए, तो ये मे बी ये आपके घोस्ट इंप्लॉइज हो सकते हैं, फेक इंप्लॉइज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। पैटी कैश एक्सपेंड हो रहा है लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई फतूरा नहीं है, उस पर इनवॉइस नहीं है, कहां जा रहा है कैश? ठीक है, आपके कस्टमर्स की कंप्लेंट आ रही है, आपके एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स मैच कर रहे हैं आपके सप्लायर्स के साथ और एम्प्लॉइज, यानी एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का एड्रेस और टेलीफोन नंबर एक सप्लायर के साथ मैच कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय एज ए सप्लायर कंपनी को माल प्रोवाइड कर रहा है और माल खांचे लगा रहा है। तो ये रेड फ्लैग्स हैं। आप कुछ रेड फ्लैग्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं, क्विकली मैं इनको स्क्रीन पे ले आऊं, देन यू मे सी देम एंड गो। टू बैड और टू गुड टू बी ट्रू, यानी इंफॉर्मेशन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो बहुत बुरी है टैक्स बचाने के लिए, या बहुत अच्छी है शेयर होल्डर्स को धोखा देने के लिए, या खतरा है बैंकरप्सी ना हो जाए बिजनेस की, रिस्क है। ये सिचुएशंस हैं जो रेड फ्लैग्स हैं कि गड़बड़ हो सकती है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। आपका जो सीनियर स्टाफ है वो बड़ी तेजी से टर्नओवर हो रहा है, मैनेजमेंट आ रही है जा रही है, डायरेक्टर आ रहा है जा रहा है, कुछ ना कुछ तो है। नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, आपका सेल मैनेजर, वो आपको अकाउंटिंग पॉलिसियां बता रहा है भाई। नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो पार्टिसिपेट कर रही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एस्टिमेशंस के लिए, ये गड़बड़ है, शुडंट हैपन।
आपका रिलेशनशिप ऑडिटर से बड़ा खिंचा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, ऑडिटर ने पकड़ ली है, मसला पड़ गया, ये रेड फ्लैग है। आपकी पुरानी हिस्ट्री रही है फ्रॉड करने की, ये भी एक रेड फ्लैग है कि आप पहले करते हो, अभी भी करोगे। आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो उस मार्केट में डिक्लाइन है, आपकी कैश फ्लोस पुअर है, कुछ ना कुछ हाथ पांव मारेगी, लंबी चौड़ी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, अनयूजुअल अनयूजुअल, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, या कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हैं रिलेटेड टू पेंशन प्लान्स और मे बी रिलेटेड टू लीजिंग, या कुछ ट्रांजेक्शन जो आपने टैक्स हेवंस, केमन आइलैंड्स, बहामास या पनामा, वहां ट्रांजेक्शंस की हुई है क्लियरली कुछ टैक्स की गेम के लिए, या कुछ अनरीजनेबल सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंसेंटिव्स। वाई? कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, मार्केट में सारे स्लो ग्रो कर रहे हैं, वाई? दिस इज अ क्वेश्चन, रेड फ्लैग है। या आपके ऊपर प्रेशर है कि आपने अर्निंग टारगेट्स को बीट करना है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं जिनके एज ए ऑडिटर हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये एरिया नॉर्मली पार्ट 1 को डील करता है ज्यादा। अब उसने कुछ जिक्र किया इन्वेस्टिगेटिव रिसोर्सेज का, टेक्निक का जो आप यूज कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पब्लिक सर्च इंफॉर्मेशन, कुछ कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस, इंटरव्यूज वगैरह से। कि आप एज ए मैनेजमेंट, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, लेकिन प्रैक्टिकली आई एम श्योर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कोई गड़बड़ हुई है, कोई फ्रॉड सस्पेक्टेड है, तो सीनियर मैनेजमेंट अक्सर अकाउंटिंग के लोगों को कहती है इन्वेस्टिगेट करें हुआ क्या, बिकॉज हम समझते हैं ट्रांजेक्शन को, हाउ थिंग्स कैन गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, हाउ ऑपरेशंस वर्क, हाउ थिंग्स वर्क। तो हमें बाज दफा इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है, मैनेजमेंट का मैंडेट होता है, अथॉरिटी होती है, तो उसके लिए हमारे पास ये 4-5 सोर्सेज हैं। तो हाउ डू वी यूज दीज, लेट अस डिस्कस कि डॉक्यूमेंट्स को हम एज ए एविडेंस एज ए सोर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्लाइड ले आऊं पूरी पहले। एज ए डॉक्यूमेंट्स आप ट्रैश बिन्स देखें, अक्सर जो फ्रॉड है डॉक्यूमेंट्स को वेस्ट करके डाल दिया जाता है ट्रैश बिन्स में या डंपस्टर्स में, वहां से आपको अक्सर जो मर्डर के इन्वेस्टिगेशन उसमें भी जो जिस जगह मर्डर हुआ उसके डंपस्टर्स में से पेपर शेपर निकाले जाते हैं, कुछ क्लूज वहां से मिल जाते हैं, पेपर श्रेडर से देखें, या कोई डॉक्यूमेंट है वो ऑल्टर किया गया सिग्नेचर्स को फोर्ज करने के लिए। ठीक है, ऑल्टर्ड राइटिंग, सिग्नेचर्स, फोटोकॉपीज में प्लेइंग की है, अक्सर फोटोकॉपीज में गेमें चलती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो कि टोन स्मज या फेडेड हैं उसको भी एग्जामिन किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट रे के नीचे, व्हाट चेंजेस वर मेड। सो डॉक्यूमेंट मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है हमारे लिए। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी आपकी पब्लिक सर्च इंफॉर्मेशन, कि अगर आप किसी बंदे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसकी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में कहां से मिल सकती है, ये मैं लिस्ट ले आऊं पूरी पहले। उस बंदे से रिलेटेड को पुराना सिविल और क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास। पब्लिक सर्च का मतलब गवर्नमेंट आर्काइव्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बैंक्रप्सी कोर्ट में इसके केसेस हो सकते हैं, मैरिज लाइसेंस एंड डिवोर्सेस, उसकी पर्सनल लाइफ किस तरह रही, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जो मैच नहीं करते उसकी इनकम के साथ, पास में लिटिगेशन हिस्ट्री कितनी रही है, हैबिचुअल फ्रॉडस्टर है, सोशल मीडिया पे अंदाजा हो जाता है उस बंदे किस कुमाश का बंदा है। इफ यू वांट टू नो अबाउट अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, his social media is the index of his mentality. Medical records, banking records, कोई ट्रस्ट रिकॉर्ड, उसके टेलीफोन रिकॉर्ड्स, कब, एट व्हाट टाइम ही कॉल्ड टू व्हाट पर्सन, ये भी बाज दफा बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस बन सकती है। पैसेंजर लिस्ट ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ फ्रॉड, वेयर ही वाज, इफ ही क्लेम्स टू बी आउटसाइड द कंट्री, लिस्ट से वेरीफाई करें वाकई वो आउटसाइड था, या उसकी स्टॉक ऑनरशिप। सो दीज आर डिफरेंट रिसोर्सेज वी हैव फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। फिर थर्ड है आपका कमर्शियल ऑनलाइन सर्विसेज। कमर्शियल ऑनलाइन सर्विसेज, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको लीगल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। ऑफ कोर्स दे चार्ज अ फी फॉर इट। ऑनलाइन सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चूंकि आप ट्रांजेक्शंस डिजिटली हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके मोस्टली पीडीएफ फॉर्म में मूव करते हैं और कंपनी सर्वर्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आम वे में ऑडिटर तो नहीं पकड़ पाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में हम एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे हु विल टेल अस कि डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ, किसने किया, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, हु हैज द एबिलिटी टू चेंज इट, किसने इसको चेंज किया, एंड हाउ एंड वेयर इट इज मेंटेन एंड स्टोर्ड। तो एक्सपर्ट एविडेंस भी हम इस तरीके से ले सकते हैं। आखिर में इन्वेस्टिगेशन में इंटरव्यूज भी हमें करना पड़ सकता है सस्पेक्ट्स का, कि जिन पे सस्पेक्ट कर रहे गए बंदे फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो,
हम उनको इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, क्वेश्चनिंग भी करते हैं। दिस इज आई एम श्योर आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में देखना पड़ेगा। आई हैव सीन दिस आल्सो। तो इफ यू आर इंटरव्यूइंग तो कुछ गाइडेंस है, ये बड़ा अनलाइकली आपसे क्वेश्चन है, पार्ट 1 से रिलेटेड है आपका इंटरनल कंट्रोल से। तो डिटर्मिनिंग वेदर पर्सन इज लाइंग, ये हमारे लिए डिफिकल्ट है इंटरव्यू करते हुए। तो हम कुछ फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स देखेंगे जिससे अंदाजा होगा कि ही इज लाइंग और नॉट। तो जैसे पहला शेकिंग द हेड रादर देन गिविंग अ वर्बल रिस्पॉन्स, सर का इस्तेमाल कर रहा है, या आप उससे क्वेश्चन पूछें तो हमसे जवाब में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको बड़े ठंडे पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग, इनकंसिस्टेंट नॉन वर्बल क्यूज दे रहा है हमारे क्वेश्चंस पे, हमारी आंखों में आंखें नहीं मिला रहा, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, लुकिंग डाउन रादर देन इंटरव्यूअर, शिफ्टिंग एंड फिजिटिंग, अनईजी फील कर रहा है, मूव कर रहा है, और हमारे क्वेश्चंस पे जवाब डिले करके दे रहा है। क्योंकि अगर सच्चा आदमी फौरन जवाब देता है, और अगर किसी ने फ्रॉड किया तो वो थोड़ा सोचेगा कि मैं जवाब दूं क्या, कि मैं कहीं इंक्रिमिनेट ना हो जाऊं। तो ये जनाब आपका एरिया कंप्लीट हुआ, फ्रॉड रिस्क ट्रायंगल।